अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 16 के साथ चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सेट फाउंडेशंस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। An electron revolving around the nucleus will lose energy continuously and will fall down into the nucleus. Thus, Rutherford atomic model failed to explain why electron did not do so. In 1913, Niels Bohr proposed a new model of an atom based on quantum theory and rectified the defects in Rutherford atomic model. He tries to explain why electron revolving but did not fall down into the nucleus. Rutherford atomic model रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज बॉडी कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती हैं तो एक पॉइंट पे जाके अपनी एनर्जी को लूज़ करेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता और एटम कोलैप्स हो जाता, लेकिन एटम कोलैप्स नहीं होता। तो इस बात को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर उसके बाद रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर नील बोहर 1913 में आया। उसने एक नया मॉडल प्रपोज किया क्वांटम थ्योरी के बेस पे, और बोहर मॉडल की जो डिफेक्ट्स थे, खामियां थी, उनको क्या किया, दूर किया। और उसने इस बात को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिरता और एटम कोलैप्स क्यों नहीं होता। तो इसके पास्टुलेट्स क्या थे, पास्टुलेट्स की तरफ आते हैं। पास्टुलेट्स में लिखते हैं कि नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल हैविंग डिफिनिट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर दे, जैसे कि यहाँ पे ड्रा किया गया है। ये सर्कुलर फिक्स्ड पाथ हैं और हर एक पाथ की क्या होती है, इसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है और इसकी अपनी एनर्जी है। The energy of electron in orbit is related to the distance from the nucleus. The further the electron from the nucleus, the higher will be the energy. कहते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी या उसकी शेल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी या उसकी शेल की एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी कम एनर्जी है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा है। तो इस पे न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एनर्जी। As long as electron reside in its own orbit, it does not lose or gain energy. जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में होता है, मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक ये इस शेल में रोटेट कर रहा है, ये न एनर्जी को लूज करता है न एनर्जी को गेन करता है। When electron jump to higher energy orbit, it has to gain energy and vice versa. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ जाना चाहता है या जंप करना चाहता है, तो इसको एनर्जी क्या करना होगा, क्या करना होगी, गेन करना होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर है और ये ऊपर से नीचे शेल में जाना चाहता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या करना होगा, इसको लूज करना होगा। अब नेक्स्ट क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल इज गिवन बाय चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये E2 है और ये E1 है, तो दिस इज चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू H म्यू। H न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। E2 हायर एनर्जी की हाई एनर्जी लेवल है। E1 जो है एनर्जी ऑफ लोअर लेवल है। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है या इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे के लेवल्स में मूव करता है, तो लाइट को या फ्रीक्वेंसी, लाइट को इमिट करती हैं या करते हैं, तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, फिफ्थ नंबर पास्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। m मास, v वेलोसिटी और रेडियस
m mass of electron, v velocity of electron, and r is the radius in which electron is revolving. n is the number of shell, कौन सी shell में कितने distance पे revolve कर रहा है. h is Planck constant, 2 is also constant, and pi is the circumference of the circle to its diameter. n क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकता है. तो ये थे पोस्टुलेट्स बोहर एटॉमिक मॉडल की. अब बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है या इसका क्या फ़ायदा है. तो देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे किसी एटम पे और फिर उसके लिए हम उसी एटम के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस या रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे उसी रेडियस की, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर को कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं. डेरिवेशन ऑफ रेडियस, रेडियस को हम कैसे डेराइव करते हैं. कंसिडर हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करते विद एटॉमिक नंबर Z, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, हैविंग Z नंबर ऑफ प्रोटॉन विद न्यूक्लियर चार्ज प्लस या Ze, जिसमें क्या है, प्रोटॉन है और जिसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, Ze. Z इज एटॉमिक mass and E is the charge on electron, and electron with charge E revolving around the nucleus. और एक इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R with velocity V, then according to Coulomb law, कूलम लॉ के मुताबिक. अब यहाँ पे ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कूलम लॉ कहता है कि द कोलम्बिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्ज अपोजिटली चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज Q1 and charge Q2 divided by R square. R square is the radius or distance between them, which is equal to K Q1 Q2 divided by R square. K is proportionality constant, and तो कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू FC, if कोलम्बिक is equal to KZE. This is atomic mass and charge on proton, and this E is charge on electron divided by R square. K किसके बराबर है, ये 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity constant which has a value of 8.854 multiply 10 to the raise minus 12 coulomb square per Newton per meter square. If कोलम्बिक इज इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें K की वैल्यू को, तो FC इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. इसकी वैल्यू को, ये डिनोमिनेटर में है तो नीचे इसको लिख लेते हैं और ZE स्क्वायर को ऊपर लिख लेते हैं. तो ये हैं. अब हमें आगे पता है कि ये क्या हुआ, ये तो कोलम्बिक फोर्स हुआ. अब अगर आगे हम देखें तो इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहा है, मीन न्यूक्लियस से निकल नहीं रहा, एक सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. तो दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं. एक फोर्स वो है जो न्यूक्लियर फोर्स या कोलम्बिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहा है. और दूसरी फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पे लग रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए. लेकिन ये दो फोर्सेस बैलेंस है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस में शेल्स में या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय कोलम्बिक फोर्स. अब कोलम्बिक फोर्स है तो इसका अल्टरनेट अपोजिट फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को शेल में घुमाने के लिए. इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. अब इस कोलम्बिक फोर्स की वजह से जो सेंट्रीपेटल फोर्स आ रहा है उसको किसने बैलेंस किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस किया है, जो है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेल में घूम रहा है. mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दिस इज कोलम्बिक फोर्स. अगर हम इस इक्वेशन को बोथ साइड इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है, इससे
ये आर आर से कट जाएगा, ये आर आर से कट जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को आर के लिए सॉल्व करते तो सिंपली mv स्क्वायर और आर को एक्सचेंज करते, आर को इधर लेके आते और mv स्क्वायर को नीचे लेके जाते, तो ये हो गया आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर m। दिस इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से हमें पता चला कि r radius is inversely proportional to velocity, so electron move faster in smaller orbit। इलेक्ट्रॉन जितनी ऑर्बिट स्मॉलर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने एटम के न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे उतने वो क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। इसका आप ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना कम होगा तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, वो करीब होंगे न्यूक्लियस के। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने पहले पोस्टुलेट में पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसका स्क्वायर लेते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4, 2 स्क्वायर 2 2 जार 4 पाई स्क्वायर। सॉल्विंग फॉर v, इस इक्वेशन को वेलोसिटी या v के लिए सॉल्व करते, v के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, v को हम इधर लेके आते हैं और mvr को क्या करते हैं, या इसको हम v के लिए ऐसे सॉल्व करते हैं कि v को इधर ले आए तो mr क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हुआ, आया। अब हमें पता है कि पिछले इक्वेशन में हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है जो v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ इसके लिए यहाँ के लिए कैलकुलेट की। अब इस इक्वेशन में इस v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन 5 में अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। n स्क्वायर h स्क्वायर v की वैल्यू है डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। थर्ड डिवीजन में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। इनमें से कुछ कट जाएंगी, 4 के साथ, पाई के साथ, m के साथ, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा इसी फॉर्म में जेड स्क्वायर पाई m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। इसी तरह इस इक्वेशन को अब r के लिए अगर हम सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू या रेडियस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई m स्क्वायर r स्क्वायर, यही इक्वेशन है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइड को 1 ओवर r स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। r मल्टीप्लाई 1 ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई m r स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर r स्क्वायर। ये r स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये r स्क्वायर 1 ओवर r स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो यहाँ से 1 ओवर r क्या हो जाएगा, 1 ओवर r यहाँ से बच जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए वही 1 ओवर r है इज इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई m स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, r मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर पाई m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। r के लिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर पाई m। अब अगर z 1 के बराबर हो तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई e स्क्वायर z1 के बराबर हुआ पाई m। अब इसमें से जो है एप्सिलॉन नॉट n h स्क्वायर पाई e स्क्वायर m स्क्वायर, ये क्या है, सारे कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 10 टू द एक्सपोनेंट माइनस 12। h स्क्वायर की h की वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 10 टू द एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। पाई की वैल्यू है 3.14 और e की वैल्यू है 1.6022 10 टू द एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। m की वैल्यू है 9.1
10⁻31 kg। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास सिर्फ बचता है n² जो वेरिएबल है, जो चेंज हो सकता है, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 0.0529 10⁻⁹। अगर इसको 0.5 किया जाए 29 तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है उसके लिए वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई एक जो n था वेरिएबल वो रह गया था। अब हमें पता है कि ये n क्या है, n 1 2 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कांस्टेंट हम क्या करेंगे, शेल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास हम किसी भी शेल के रेडियस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, या उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो n = 1² के बराबर है, क्योंकि एक ही उसमें शेल है। तो 1² = 1 × 0.529 एंगस्ट्रॉम इसका क्या है, रेडियस है। एक इलेक्ट्रॉन 0.529 एंगस्ट्रॉम क्या है, अवे है या दूर है न्यूक्लियस से। इसी तरह अगर हम इसकी जगह सेकंड शेल लें तो वो 2² हो जाएगा मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। इस तरह 3² 4² हम किसी भी शेल के लिए रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के हवाले से आज के लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे विद द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।